एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग जीएमसीएच एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रायोरिटी असेसमेंट इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ऑफ ए कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का जो हमारा इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रहता है उसके अंदर हमारा प्रायोरिटी असेसमेंट निम्न में से कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए असेस एपेटाइट, ऑप्शन बी इवैल्यूएट स्टोमा कलर एंड ब्लीडिंग, ऑप्शन सी एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन, ऑप्शन डी मेजर एब्डोमिनल गर्थ डेली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इवैल्यूएट स्टोमा कलर एंड ब्लीडिंग। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया असिस्ट द पेशेंट्स एपेटाइट। एपेटाइट इंपॉर्टेंट है बट इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर प्रायोरिटी नहीं रहेगी। ऑप्शन बी जो कि हमारा राइट आंसर है, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम जो है स्टोमा को असेस करें, जिसमें आपको स्टोमा का कलर, ब्लीडिंग और आउटपुट को असेस करना है। नेक्स्ट ऑप्शन सी की हम बात करते हैं, एनकरेज अर्ली एम्बुलेशन। पहले हम हमारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनका असेसमेंट करेंगे, उसके बाद एम्बुलेशन के लिए एनकरेज करेंगे, तो यह भी हमारा प्रायोरिटी नहीं रहेगा। ऑप्शन डी के अंदर आप देख रहे हैं मेजर एब्डोमिनल गर्थ डेली। एब्डोमिनल गर्थ मेजर करने से भी ज्यादा प्रायोरिटी पर आता है हमारा स्टोमा का असेसमेंट, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, which form of bilirubin can cross the blood-brain barrier and lead to kernicterus in neonates? निम्न में से कौन सा ऐसा फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन है जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और उसकी वजह से कर्निकटेरस होता है नियोनेट्स के अंदर? ऑप्शन ए कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ऑप्शन बी बाउंड बिलीरुबिन, ऑप्शन सी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ऑप्शन डी यूरोबिलिनोजन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। चलिए यहाँ पर जो भी हमें बिलीरुबिन के टाइप्स और फॉर्म्स दिए गए उन्हें हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एक वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन होता है जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारा बाउंड बिलीरुबिन। बाउंड बिलीरुबिन क्या होता है? यह एल्बुमिन के साथ बाउंड हो जाता है और यह भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और इसकी वजह से नियोनेट्स के अंदर कर्निकटेरस होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन जो है वह भी एक न्यूरोटॉक्सिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन? निम्न में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमारे आरबीसी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? ऑप्शन ई इरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन B12। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी विटामिन सी। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए इरिथ्रोपोइटिन की, आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए इरिथ्रोपोइटिन जो होता है हमारा एसेंशियल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की। इन आरबीसी प्रिकर्सर डीएनए सिंथेसिस के लिए फॉलिक एसिड आवश्यक होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प करता है आयरन के एब्सॉर्प्शन में, लेकिन यह डायरेक्टली हमारी जो आरबीसी होती है उसके सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे विटामिन B12। विटामिन B12 इज वाइटल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड न्यूक्लियर फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा आरबीसी प्रोडक्शन है उसके कंपोनेंट के लिए इरिथ्रोपोइटिन भी जरूरी है, फॉलिक एसिड भी जरूरी है और विटामिन B12 भी जरूरी है। सिर्फ विटामिन सी ऐसा है जिसके रिक्वायरमेंट डायरेक्टली नहीं है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, A serious complication that nurse must monitor for after a bronchoscopy। ब्रोंकोस्कोपी के बाद में सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है जिसे कि नर्स को मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन ए लैरिंगोस्पाज्म, ऑप्शन बी कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी हाइपोग्लाइसीमिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लैरिंगोस्पाज्म। आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस रहते हैं जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए हमें आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी लैरिंगोस्पाज्म को मॉनिटर करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन और हाइपोग्लाइसीमिया। इट इज नॉट ए डायरेक्ट कंसर्न पोस्ट ब्रोंकोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बोन मेरो बायोप्सी इन एप्लास्टिक एनीमिया टिपिकली रिवील्स। जो हमारी बोन मेरो बायोप्सी होती है इन एप्लास्टिक एनीमिया यह क्या रिवील करती है? ऑप्शन ए हाइपरसेल्युलर मेरो विथ इंक्रीज्ड ब्लास्ट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड मेगाकैरियोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स, ऑप्शन सी हाइपोसेल्युलर मेरो विथ फैटी इन्फिल्ट्रेशन, ऑप्शन डी फाइब्रोसिस एंड कोलेजन डिपोजिशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोसेल्युलर मेरो विथ फैटी इन्फिल्ट्रेशन। सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन ए के अंदर हाइपरसेल्युलर मेरो विथ इंक्रीज्ड ब्लास्ट। यह कंडीशन हमें कब देखने को मिलती है? ल्यूकेमिया के अंदर देखने को मिलती है।
नेक्स्ट आप देखेंगे इंक्रीज्ड मेगाकैरियोसाइट, यह भी हमें एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, हाइपोसेल्युलर मेरो विथ फैटी इन्फिल्ट्रेशन डायग्नोस्टिक है हमारा एप्लास्टिक एनीमिया का। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी, फाइब्रोसिस एंड कोलेजन डिपोजिशन। फाइब्रोसिस जो होता है हमको माइलोफाइब्रोसिस में देखने को मिलता है, ना कि एप्लास्टिक एनीमिया में। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया वो है हमारा एप्लास्टिक एनीमिया, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच टाइप ऑफ बायोप्सी इन्वॉल्व्स रिमूविंग एन एंटायर लंप और सस्पिशियस एरिया। कौन सी ऐसी टाइप ऑफ बायोप्सी है जिसके अंदर की एंटायर लंप और सस्पिशियस एरिया जो है उसे रिमूव कर लेते हैं। ऑप्शन ए इंसिजनल बायोप्सी, ऑप्शन बी एक्सिजनल बायोप्सी, ऑप्शन सी निडल एस्पिरेशन बायोप्सी, ऑप्शन डी पंच बायोप्सी। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन बी एक्सिजनल बायोप्सी। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए इंसिजनल बायोप्सी का मतलब क्या होता है, इंसिजनल बायोप्सी में लेशंस का पोर्शन ही रिमूव करते हैं, एंटायर लंप को रिमूव नहीं किया जाता है। एक्सिजनल बायोप्सी की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एंटायर लेशन और मास को रिमूव कर देते हैं फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। नेक्स्ट आप देख रहे हैं निडल एस्पिरेशन बायोप्सी। निडल एस्पिरेशन में एक थिन निडल को यूज में लेते हैं टू रिमूव सेल्स और फ्लूइड। उसके बाद आता है हमारा पंच बायोप्सी। पंच बायोप्सी में स्मॉल सर्कुलर सेक्शन को रिमूव किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो टाइप ऑफ बायोप्सी पूछा गया वो है हमारा ऑप्शन बी एक्सिजनल बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बेस्ट अप्रोच इन केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विथ मेंटल रिटार्डेशन इंक्लूड। मेंटल रिटार्डेशन की केयर करते वक्त बेस्ट अप्रोच कौन सी इंक्लूड करनी चाहिए। ऑप्शन ए टोटल डिपेंडेंस एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम एक्टिविटीज, ऑप्शन बी हार्श डिसिप्लिन टू इम्प्रूव बिहेवियर, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट विथ स्किल ट्रेनिंग, ऑप्शन डी आइसोलेशन टू प्रिवेंट हार्म। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट विथ स्किल ट्रेनिंग। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, टोटल डिपेंडेंस या प्रिवेंट करता है इंडिपेंडेंस से, तो यह हमारी बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकती। ऑप्शन बी के अंदर आप देख रहे हैं हार्श डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो यह अनएथिकल और इनइफेक्टिव रहता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, स्ट्रक्चर्ड स्किल ट्रेनिंग प्रमोट करती है इंडिपेंडेंस को और साथ ही सेल्फ स्टीम को, तो इसीलिए यह हमारी बेस्ट अप्रोच रहेगी। ऑप्शन डी के अंदर आप देख रहे हैं आइसोलेशन टू प्रिवेंट हार्म। आइसोलेशन से जो पर्सन है वो सोशल विड्रॉवल हो जाएगा, तो यह भी हमारी बेस्ट अप्रोच नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हैं अगर कोई चाइल्ड हमारा मेंटल रिटार्डेशन वाला है तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच होगी हम स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट विद स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। निम्न में से कौन सा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ऑप्शन बी थॉट कंटेंट, ऑप्शन सी रिफ्लेक्स टेस्टिंग, ऑप्शन डी मूड एंड अफेक्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रिफ्लेक्स टेस्टिंग। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर आप देख रहे हैं अपीयरेंस एंड बिहेवियर। अपीयरेंस एंड बिहेवियर पार्ट है हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का, जिसके अंदर इंक्लूड होता है ग्रूमिंग, पोस्चर, साइकोमोटर एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉट कंटेंट की, तो थॉट कंटेंट के अंदर इंक्लूड होता है डेल्यूशन, ऑब्सेशन और सुसाइडल थॉट्स एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन सी रिफ्लेक्स टेस्टिंग। रिफ्लेक्स टेस्टिंग जो है हमारा पार्ट है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का, ना कि साइकेट्रिक के मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। ऑप्शन डी के अंदर आप देख रहे हैं मूड एंड अफेक्ट, तो मूड एंड अफेक्ट भी हमारा एमएससी का पार्ट है जो कि इमोशनल स्टेट को असेस करने में हेल्पफुल रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए, बी और डी जो है हमारे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के कंपोनेंट है, लेकिन हमारा जो रिफ्लेक्स टेस्टिंग है वो मेंटल स्टेटस का नहीं बल्कि हमारा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। निम्न में से कौन सी हमारी नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है। ऑप्शन ए फॉक्सिंग, ऑप्शन बी एक्सप्लोरिंग, ऑप्शन सी गिविंग एडवाइस, ऑप्शन डी रिफ्लेक्टिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी गिविंग एडवाइस। यहाँ पर जो टर्म दी गई है हर एक का मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। फॉक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो फॉक्सिंग मतलब क्या होता है, डायरेक्ट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग से क्या होता है, डीपर फीलिंग्स का एग्जामिन करने में हेल्प मिलती है। गिविंग एडवाइस की अगर हम बात करते हैं तो यह डिस्करेज करता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को। और ऑप्शन डी रिफ्लेक्टिंग की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिंग एनकरेज करता है पेशेंट्स को टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फॉक्सिंग, एक्सप्लोरिंग और रिफ्लेक्टिंग जो है वो हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है, लेकिन जो गिविंग एडवाइस है वो एग्जाम्पल है हमारा नॉन थेराप्यूटिक टेक्निक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेस्ट टाइम टू रिमूव ए यूरिनरी कैथेटर पोस्ट सिजेरियन इन एन अनकॉम्प्लिकेटेड
यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि पोस्ट सिजेरियन जो है हमारे पास केस अनकॉम्प्लिकेटेड है, तो यूरिनरी कैथेटर को कब रिमूव करना बेस्ट टाइम रहता है? इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ऑप्शन बी आफ्टर 6 आवर्स, ऑप्शन सी आफ्टर 12 to 24 आवर्स, ऑप्शन डी आफ्टर 3 days। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी आफ्टर 12 to 24 आवर्स। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हम रिमूव नहीं करते हैं क्योंकि इसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन और इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे आफ्टर 6 आवर। आफ्टर 6 आवर भी हमारा बहुत अर्ली हो जाता है। आफ्टर 12 to 24 आवर्स हमारा राइट आंसर रहेगा। सिजेरियन सेक्शन के बाद 12 से 24 घंटे के बाद कैथेटर को रिमूव करते हैं क्योंकि यह अलाउ करता है ब्लैडर की रिकवरी को, साथ ही जो हमारा यूटीआई का रिस्क है वह भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे आफ्टर 3 days, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो केस दिया गया है वो अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, तो हमें यहाँ पर 3 दिन तक कैथेटर को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वजह से हमारा यूटीआई का रिस्क इंक्रीज होता है, तो इसलिए आफ्टर 3 days भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, व्हाट हैपन टू आयरन फ्रॉम हीमोग्लोबिन व्हेन आरबीसीज आर ब्रोकन डाउन। जब हमारी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर जो आयरन होता है उसके साथ क्या होता है? ऑप्शन ए एक्सक्रीटेड इन स्टूल, ऑप्शन बी लॉस्ट इन स्वेट, ऑप्शन सी रिसाइकल एंड स्टोर्ड इन द लिवर, ऑप्शन डी यूज्ड टू फॉर्म बाइल सॉल्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रिसाइकल एंड स्टोर्ड इन द लिवर। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे एक्सक्रीटेड इन स्टूल। अगर कोई ब्लीडिंग का केस हो तो ही हमारा जो आयरन है वो स्टूल के थ्रू लॉस होगा, अदरवाइज नहीं होता है। नेक्स्ट आप ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे लॉस इन स्वेट। स्वेट के अंदर आयरन का लॉस्ट जो है वो बहुत रेयरली और बहुत कम अमाउंट के अंदर होता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, आयरन इज कंजर्व्ड एंड रिसाइकल्ड। यह स्टोर होता है हमारे लिवर के अंदर एज फेरिटिन और ट्रांसपोर्टेड वाया ट्रांसफेरिन। ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं, यूज्ड टू फॉर्म बाइल सॉल्ट, आयरन का यूज बाइल सॉल्ट के सिंथेसिस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, विच टाइप ऑफ सेडेशन इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग ए फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी जो होती है उसके अंदर हम कौन से टाइप का जो सेडेशन है वह कॉमनली यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए जनरल एनेस्थीसिया, ऑप्शन बी लोकल एनेस्थीसिया विथ मॉडरेट सेडेशन, ऑप्शन सी स्पाइनल एनेस्थीसिया, ऑप्शन डी एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लोकल एनेस्थीसिया विथ मॉडरेट सेडेशन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर आप देख रहे हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया यूजुअली फॉर रिजिड ब्रोंकोस्कोपी होता है, ना कि फॉर फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी के अंदर लोकल एनेस्थीसिया के साथ में मॉडरेट सेडेशन दिया जाता है टू नम द थ्रोट एंड रिलैक्स द पेशेंट। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पाइनल एनेस्थीसिया। ऑप्शन सी के अंदर जो दिया गया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया लोअर बॉडी की सर्जरीज के अंदर काम आता है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल भी हमारी लोअर बॉडी के लिए यूज में आता है, लेकिन ब्रोंकोस्कोपी के केस के अंदर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी यूज में नहीं लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी, तो यहाँ पर टाइप ऑफ सेडेशन जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि लोकल एनेस्थीसिया विथ मॉडरेट सेडेशन।